हेलो एवरीवन, टुडे अगेन आई एम बिफोर यू। तो जैसे कि हम क्लास +1 के आपके सेक्शन ए इंटेंसिव स्टडी की रिवीजन हमारी चल रही थी, तो हम 4 चैप्टर्स कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका 5th चैप्टर। तो ये हम सारा एजुकेयर ऐप के रिवीजन मटेरियल से लेके, जो कि हम जैसे टीचर्स ने ही बनाया है, वो रिवीजन मटेरियल से मैं आपको क्वेश्चन सारे जो हैं वो करवा रही हूँ। तो आप उनको अच्छे से करें ताकि आप पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में 10/10 मार्क्स ले सकें। तो बिना देरी किए हम शुरू करते हैं लेसन 5। जो आपका लेसन 5 है वो है द अर्थ इज नॉट आर्स। तो हर लेसन में आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने लेसन का नाम और ऑथर का नाम जरूर याद करना है, क्योंकि इसमें से आपको एक क्वेश्चन आना ही आना होता है। तो लेसन इज द अर्थ इज नॉट आर्स एंड इट्स रिटन बाय कोफी अन्नान। तो फर्स्ट क्वेश्चन है डैश was a diplomat who served as the 7th Secretary General of UNO। तो एक्चुअली कोफी अन्नान जो थे वो यूएनओ के 7th सेक्रेटरी जनरल थे। उन्होंने ये लेसन जो है उनकी एक स्पीच में से ये है कि अर्थ इज नॉट आर्स। उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो धरती है वो सिर्फ हमारी नहीं है, हमने अपनी धरती को फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी सेव करके रखना है। धरती का मीन्स होल अर्थ को, उनके रिसोर्सेज को बिना वजह से वेस्ट नहीं करना है, हमने अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव करना है। एक्चुअली ये एक अफ्रीकन सेइंग है। वहाँ पे अफ्रीका में तो यू कैन से इट्स अ प्रोवर्ब कि लोग कहते हैं कि वी हैव टू सेव आवर अर्थ फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश ग्रोथ, डैश लिविंग स्टैंडर्ड एंड डैश अपॉर्चुनिटीज आर द बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन इज विश्वीकरण। ये पूरे लेसन में ग्लोबलाइजेशन की बात हुई है कि पूरा विश्व सिकुड़कर एक छोटी सी इकाई रह गया है। तो उसका ये सब जो चीजें हैं, ये बेनिफिट्स कौन कौन से हैं, तो इसमें आएगा फास्टर ग्रोथ होती है ग्लोबलाइजेशन से, हायर लिविंग स्टैंडर्ड होता है और न्यू अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो मिलती हैं। तो ये एक आपको क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो उसमें भी आप यही लिख सकते हो, फास्टर ग्रोथ, हायर लिविंग स्टैंडर्ड एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज आर द बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू कोफी अन्नान द मेन ऑब्स्टेकल in the way of dignified life for over the 1 billion people in the world is their dash income which is less than dash dollar which is less than dash। तो इसमें जो कोफी अन्नान के अनुसार जो डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए जो मेन ऑब्स्टेकल है वो लोगों की यही है कि वर्ल्ड के 1 बिलियन पीपल ऐसे हैं जिनकी बहुत ही मीगर इनकम है। मीगर मीन्स वेरी स्मॉल इनकम है, विच इज लेस देन, जो क्या है लेस देन कितनी हमें बताना है, $1 अ डे। एक दिन में वो $1 से भी कम पैसे कमाते हैं। ये एक हमारा है कि इसलिए क्या है, ये एक बड़ी ऑब्स्टेकल है। ऑब्स्टेकल मीन्स रुकावट, डिग्निफाइड लाइफ जीने के रास्ते में ये एक बहुत बड़ी रुकावट है। दिस इज अकॉर्डिंग टू कोफी अन्नान। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स हैपन इन डैश कंट्रीज। तो ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, लड़ाइयां हैं, कौन सी कंट्रीज में होती हैं, तो दिस इज बैडली गवर्न्ड पुअर कंट्रीज में। ऐसी पुअर कंट्रीज जिनकी जो गवर्नेंस है वो बहुत ही गंदे और बहुत ही पुअर तरीके से हो रही है, ऐसी कंट्रीज में। उसके बाद है मिस यूज ऑफ डैश रिसोर्सेज नीड्स टू बी डिस्करेज्ड। हम किस चीज का मिस यूज करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का, तो इट शुड बी डिस्करेज्ड। तो मिस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इसका आंसर रहेगा, नेचुरल रिसोर्सेज इट शुड बी डिस्करेज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ट्रू फॉल्स बताने हैं। अपॉर्चुनिटीज क्रिएटेड बाय ग्लोबलाइजेशन आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल ह्यूमन बीइंग्स अक्रॉस द वर्ल्ड। ये ट्रू फॉल्स बताना है, नो। जो ग्लोबलाइजेशन से अपॉर्चुनिटीज मिलती है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, नो, दिस इज फॉल्स। आगे आर फॉरेस्ट, फिशरीज एंड डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग स्पीसीज आर क्लोज टू कोलैप्सिंग ड्यू टू ह्यूमन कंजम्पशन। ह्यूमन कंजम्पशन इतनी ज्यादा हो गई है कि ये सब हमारी चीजें हैं, फॉरेस्ट हैं, फिशरीज हैं एंड द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग स्पीसीज, ये सब दिस इज ऑन द वर्ड्स ऑफ, यू कैन से कि ये सब चीजें खत्म हो रही हैं, कोलैप्स हो रही हैं। तो ये ट्रू है। नेक्स्ट है कोफी अन्नान टेल्स अस दैट यूएनओ वाज फाउंडेड इन द नेम ऑफ वी द पीपल। तो दिस इज अगेन ट्रू। जो यूएनओ है, यूएनओ इज यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज की एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये इट वाज फाउंडेड इन द नेम ऑफ वी द पीपल से शुरू हुई है, तो दिस इज ट्रू। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू
टॉपिक का नाम वी आर स्ट्रेंथनिंग द प्रोटेक्शन ऑफ आवर चिल्ड्रंस हेरिटेज। हम अपने चिल्ड्रन की जो हेरिटेज है उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं। नो, हम तो चीज़ों को अंधाधुंध यूज किए जा रहे हैं, हम सोचते भी नहीं है कि हमने उनको फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रखना है। जैसे हमारे एक नेक्स्ट चैप्टर और आएगा वाटर अ ट्रू एलिक्सर, उसमें भी यही है कि पानी को हम बिना बचाए बचत किए उसको अंधाधुंध यूज किए जा रहे हैं। तो ये है कि हम उनको स्ट्रेंथन कर रहे हैं प्रोटेक्शन चिल्ड्रन की हेरिटेज को। दिस इज फॉल्स, वी आर नॉट स्ट्रेंथनिंग, तो दिस इज फॉल्स। उसके बाद है द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन वाज अडॉप्टेड इन द ईयर 1945 में उसको अडॉप्ट किया गया था। दिस इज ट्रू। क्राइम, नारकोटिक्स, डिजीजेस एंड वेपन्स आर नॉट द डेंजर ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि एक्चुअली ये ग्लोबलाइजेशन के डेंजर्स हैं। तो आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है कि व्हाट आर द डेंजर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो उसमें लिख सकते हैं क्या क्या है डेंजर्स, क्या है। पहले हमने बेनिफिट्स की बात हम कर चुके हैं, तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डेंजर्स। तो डेंजर्स है क्राइम है, नारकोटिक्स है, डिजीजेस है एंड वेपन्स। ये एक्चुअली डेंजर्स हैं, तो इन्होंने कहा नहीं है, तो हम इसको फॉल्स लिखेंगे। द अर्थ इज नॉट आर्स इन लॉर्ड अफ्रीकन विजडम, ये मैंने आपको पहले ही बताया है। यस, दिस इज ट्रू। उसके बाद चूज द करेक्ट सिनोनिम। डिसेंडेंट का सिनोनिम है प्रोजनी। डिसेंडेंट होता है कि आने वाली जैसे पीढ़ियां आपके वंशज है तो उसको प्रोजनी संतान को बोलते हैं। तो ये सिनोनिम्स हैं जिनका कि सेम मीनिंग है। उसके बाद फ्रीडम का सिनोनिम है लिबर्टी। ओवरआर्चिंग का है कॉम्प्रिहेंसिव। उसके बाद नेक्स्ट है आंसर द क्वेश्चंस। आंसर द क्वेश्चंस में इन विच टाइप ऑफ वर्ल्ड वी आर लिविंग, हम किस टाइप के वर्ल्ड में रह रहे हैं। तो वी आर लिविंग इन इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड। कौन से वर्ल्ड में हम रह रहे हैं? इंटरकनेक्टेड। What do you understand by the word millennium? Millennium का मतलब होता है a period of 1000 years, एक साल के समय का जो समय होता है उसको मिलेनियम बोलते हैं। Which session of the UNO is designated as the Millennium Assembly of the United Nations? तो ये था 55th session of UNO। 55th सेशन था, उसको कहा गया था कि दिस इज मिलेनियम असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशन। नेम द 3 मेजर ग्लोबल इश्यूज मेंशन्ड बाय द ऑथर। 3 जो मेन ग्लोबल इशू हैं जो ऑथर ने मेंशन किए हैं क्या हैं? फ्रीडम फ्रॉम वांट, फ्रीडम फ्रॉम फियर, फ्रीडम फॉर द फ्यूचर जनरेशन टू सस्टेन देयर लाइफ ऑन द प्लैनेट। तो ये 3 जो है चीजों की ऑथर ने ग्लोबल इश्यूज की बात करी है। क्योंकि डर क्या है, हमें हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं लड़ाई ना हो जाए, और ये है कि हमें ये फ्रीडम चाहिए कि हम एक्चुअली क्या है, हमने इस प्लैनेट को बचा के रखना है फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो ये 3 जो है ग्लोबल इश्यूज हैं जिनके बारे में ऑथर ने इस चैप्टर में बात करी है। According to the author, what does the term the earth is not ours mean? Earth is not ours, इसका एक्चुअल में मतलब क्या है? तो हम लिखेंगे it means the earth belongs to our future generations also। अर्थ है सिर्फ हमारी नहीं है, ये हम शुरू में भी बात कर चुके हैं, ये हमारी फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी है। इट इज अवर ड्यूटी टू हैंड ओवर द अर्थ प्लैनेट इन इट्स फाइनेस्ट फॉर्म टू अवर कमिंग जनरेशन। ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अर्थ को इसकी फाइनेस्ट सबसे अच्छी फॉर्म में अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए छोड़कर जाएं। तो ये हमारा 5th चैप्टर है। आगे हमारा 6th चैप्टर है लेट्स नॉट फॉरगेट द मार्टर्स। ये वंदना सहगल ने लिखा है, आपने सबसे पहले इसका ऑथर लर्न करना है। इसमें उन मार्टर्स की बात करी गई है जिनको परमवीर चक्कर मिला था, जिनको पीवीसी मिला था, परमवीर चक्कर मिला था। तो उन्हीं से रिलेटेड वो जो 5 परमवीर चक्कर जिन्होंने रिसिपिएंट हैं उन्हीं की ही इस चैप्टर में बात करी गई है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, when and where was Major Somnath Sharma born? Major Somnath Sharma was born on 31st January 1923। कहाँ पे? एट धड़ कांगरा इन हिमाचल प्रदेश। मेजर शर्मा बिलोंग टू द डैश रेजिमेंट। कौन सी उनकी रेजिमेंट का क्या नाम था? 4th कमाऊं, यानी कि जहां वो जॉब कर रहे थे। Why was Major Somnath right hand plastered? Major Somnath's right hand was plastered। क्यों? As a result of injuries sustained इन द हॉकी फील्ड। हॉकी वो जब खेल रहे थे हॉकी के फील्ड में उनको इंजरीज हो गई थी, इसलिए उनके हाथ पे क्या था? प्लास्टर चढ़ा हुआ था। मेजर सोमनाथ फादर अमरनाथ शर्मा वाज अ डैश। वो क्या थे? ये ऑप्शंस भी है, मिलिट्री ऑफिसर थे, डॉक्टर थे, टीचर थे या लॉयर थे। तो वो क्या थे? मिलिट्री ऑफिस थे। ये आपको लर्न करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, When was Major Sharma's companies airlifted to श्रीनगर? मेजर सोमनाथ शर्मा की जो कंपनी थी उनको श्रीनगर में कब
कब एयरलिफ्ट किया गया? तो इट वाज एयरलिफ्टेड टू श्रीनगर ऑन 31 अक्टूबर 1947 को। मेजर सोमनाथ शर्मा प्रिवेंटेड द फॉल ऑफ डैश। फॉल का मतलब ऐसे गिरना होता है, यहाँ पे फॉल का मतलब है, पहले इसका आंसर देख लेते हैं, श्रीनगर। मेजर सोमनाथ शर्मा ने प्रिवेंट किया श्रीनगर के फॉल को, मतलब श्रीनगर के फॉल का मतलब है कहने का कि श्रीनगर को दुश्मन के हाथ में जाने से रोका उन्होंने। तो श्रीनगर इसका आंसर रहेगा। धान सिंह थापा वाज कमीशन इन द इंडियन आर्मी। उनको इंडियन आर्मी में कमीशन कब किया गया? 28 अगस्त को 1949 को। कमीशन का एक्चुअली मतलब क्या होता है कि कोई कभी भी किसी ऑफिसर को कोई हाई रैंक दिया जाता है या उनको कोई अवार्ड दिया जाता है, उसको कमीशन करना कहते हैं कि हाई रैंक दे देना। तो उनको 28 अगस्त 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान सिंह थापा रिटायर्ड एज। जब धान सिंह थापा रिटायर्ड हुए थे तब वो क्या थे? तब वो लेफ्टिनेंट कर्नल बन चुके थे। तो इसके जो स्पेलिंग है आपने लर्न करने हैं। बोलते लेफ्टिनेंट कर्नल है, लिखने में दिस इज ल्यूटिनेंट कॉलोनल, तो बोलते हैं हम लेफ्टिनेंट कर्नल। ये बच्चों आपने ध्यान रखना है। When and where was अब्दुल हमीद बोर्न? अब अगले परमवीर चक्र के विजेता की बात है, अब्दुल हमीद, उसके बारे में क्वेश्चन है। अब्दुल हमीद वाज बोर्न इन धामपुर विलेज ऑफ गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश इन 1 जुलाई 1933। When and where did अब्दुल हमीद die? डेथ कहाँ पे हुई? अब्दुल हमीद died in the खेमकरन सेक्टर ऑफ पंजाब during the Indo-Pak War of 1965। 1965 की जो इंडिया और पाकिस्तान की वॉर थी उसमें वो शहीद हुए थे अब्दुल हमीद। ये आपके 8th क्लास में भी आपने अब्दुल हमीद पे चैप्टर पढ़ा हुआ है, उसमें पूरा अब्दुल हमीद जी के बारे में है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज ऑन डैश श्रीनगर एयरफील्ड वाज अटैक्ड बाय 6 पाकिस्तानी एयरफोर्स F-86 जेट। तो इसका आंसर है 14 दिसंबर 1971। उसके बाद टू विच विंग ऑफ आर्म फोर्सेस डिड निर्मलजीत सिंह सेखो बिलोंग? तो ये नेक्स्ट परमवीर चक्र विजेता की बात है, निर्मलजीत सिंह सेखो। तो आप इनमें 5 जो रिसिपिएंट है परमवीर चक्र विजेता जो थे उनके आपने नाम भी लर्न करने हैं। तो ये निर्मलजीत सिंह सेखो कहाँ से बिलोंग करते थे? वो एक्चुअली एयरफोर्स में थे। When and where was कैप्टन विक्रम बत्रा born? अब कैप्टन विक्रम बत्रा की बात आ रही है, तो कैप्टन विक्रम बत्रा was born कब और कहाँ पे हुआ था? He was born on 19 September 1974 in Kaggar village near Palampur in Himachal Pradesh. Captain Batra was selected to join IMA. IMA is Indian Military Academy in Dehradun in Dash। कब उन्होंने IMA ज्वाइन करी थी? 1996 में। विक्रम बत्रा यूनिट प्रोसीडेड टू कारगिल सेक्टर ऑन। कारगिल सेक्टर आपको याद, आप तो शायद यू वर नॉट बोर्न इन 1999, आप में से शायद कोई भी नहीं पैदा हुआ होगा, लेकिन 1999 में जो कारगिल वॉर हुआ था उसमें कब विक्रम बत्रा यूनिट ने कब कारगिल सेक्टर की ओर प्रोसीड किया था? दिस इज 1 जून 1999। व्हाट वाज कैप्टन विक्रम बत्रा's निकनेम एज? कैप्टन विक्रम बत्रा को क्या निकनेम दिया गया था? शेरशाह। तो कैप्टन विक्रम बत्रा पे उनकी एक मूवी भी आई है शेरशाह, जो कि उनके सारे उन बारे में है कि वो कैसे ऑफिसर से कैसे वो शहीद हुए थे। तो इफ यू हैवंट वॉच दैट मूवी आई थिंक यू शुड वॉच दैट मूवी। दिस इज नेम ऑफ द मूवी शेरशाह। तो ये वही क्वेश्चन है कि उनको क्या नाम दिया गया था? उनको जो नाम दिया गया था विक्रम बत्रा को, कैप्टन विक्रम बत्रा को शेरशाह नाम दिया गया था। कैप्टन बत्रा सिंगल हैंडेड किल डैश एनिमी सोल्जर इन क्लोज कम्बैट। तो ये 3 जो एनिमीज थे उनको उन्होंने क्लोज कम्बैट का मतलब होता है आमने सामने की लड़ाई, दूर से गोलियां नहीं मारते, आमने सामने की लड़ाई करके 3 एनिमीज थे जिनको उन्होंने मारा था। सिंगल हैंडेड का मतलब होता है अकेले, सिंगल हैंडेडली का मतलब अकेले उन्होंने खुद आमने सामने की लड़ाई में 3 सोल्जर्स को मारा था, एनिमी सोल्जर को। When was .5142 captured? .5142 कब कैप्चर हुआ था? अभी what is this .5142? एक्चुअली जितनी भी पहाड़ियाँ होती हैं तो आर्मी पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने उनको पहाड़ियों के ऊंचाई के हिसाब से नाम दिए हुए हैं। तो ये .5142 एक पहाड़ी है, तो जिसको इट वॉज कैप्चर, कब इसको कैप्चर किया गया था? एट 3:30 AM ऑन 20 जून 1999 को। The last word of Captain Vikram Batra, last word means जब वो when he was dying तो उन्होंने कौन से last word बोले थे? तो last के word थे जय माता दी। And the last question is
इज द फुल फॉर्म ऑफ पीवीसी, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, द हाईएस्ट गैलेंटरी अवार्ड फॉर सोल्जर्स। तो जो हाईएस्ट गैलेंटरी अवार्ड जो सोल्जर्स के लिए होता है वो परमवीर चक्र है, जिसका नाम है परमवीर चक्र, और जो सिविलियन के लिए है वो अलग से होता है, लेकिन सोल्जर्स के लिए जो हाईएस्ट गैलेंटरी अवार्ड है वो क्या है, परमवीर चक्र है। तो आपने ये सारे क्वेश्चंस हैं, इनको लर्न करना है। लेसन आपको नहीं समझ आता है, आप वीडियो को दोबारा से चलाकर भी देख सकते हैं। तो 2 लेसन करेंगे। अभी सेक्शन ए में से हमारे ओनली 2 चैप्टर्स आर लेफ्ट, वो कर लेंगे। उसके बाद हम सेक्शन सी के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है करेंगे। तो आपने ये जरूर रिवाइज करने हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।